औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान रहीम करीम या ज़ुल जलाली वल इकराम है, या हय्यु या क़य्यूम है, कायनात का मालिक खालिक राज़िक है। उसका कोई हमसर नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, वहदहु ला शरीक है। हज़ारों करोड़ों लाह महदूद दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम, जिनकी हम उम्मत है, और अल्लाह ताला हमें आपकी तालीमात पे और आपकी उम्मत के लिहाज से आपकी उन पे हज़ारों दुरूद शरीफ पढ़ने की हिम्मत तौफीक दे और उनकी सुन्नत पे अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। Gentlemen, as usual, we are starting on the lecture 23 today. Before starting off the lecture, आपको पता होता है कि जनरली हम एक मैसेज ऑफ गुडनेस आपसे शेयर करते हैं, और आज का जो लेक्चर है वो है लॉन्ग टर्म एसेट्स और डेप्रिसिएशन पे लेक्चर 23 हमारा। और बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैं अक्सर आपसे एक अच्छा मैसेज शुरू करता हूँ, बात करता हूँ, जो कि एक मैसेज ऑफ सेल्फ एश्योरेंस का होता है, जो कि मैसेज इस बात का होता है कि हम आपको बताएंगे जी ये चीज़ रूट टू पॉजिटिविटी क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारें। और मैं वो लर्निंग मेरी अपने लिए भी होती है और आपके लिए भी होती है। तो राल्फ वाल्डो एमर्सन की एक सेइंग है, व्हाट लाइज बिहाइंड अस एंड व्हाट लाइज बिफोर अस आर टाइनी मैटर्स एज कम्पेयर टू व्हाट लाइज विद इन अस। हमारे पीछे क्या रहा, माजी क्या था, हमारे आगे क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, व्हाट लाइज बिफोर अस आर टाइनी मैटर्स, बड़े छोटे मामलात हैं, एज कम्पेयर टू व्हाट लाइज विद इन अस, हमारी अपनी खुद ही क्या है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है। इकबाल ने इसको खुद ही कहा था, बाबी बुल्ले शाह ने मन कहा है, और स्टीफन क्वाय इसको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने फितरत को पहचान लिया, जिसने फितरत को पहचान लिया उसने कायनात को पहचान लिया, और जिसने कायनात को पहचान लिया मैं कहता हूँ उसने सब कुछ पहचान लिया। सो कोशिश करें कि हम अपनी, कहते हैं ना इकबाल ने कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो हमें कुछ पता होना चाहिए अपने आप का कि हमारे पॉजिटिव्स क्या हैं, हमारे नेगेटिव्स क्या हैं, मैं किस लिए बना हूँ, मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ। इस पर हमें गौर करना चाहिए एज ए एजुकेटेड पर्सन, और इस पर हमें वेल थॉट आउट देना चाहिए और दूसरों को भी इस पर मोटिवेट करना चाहिए। द फर्स्ट टू अपोलोजाइज इज द ब्रेवेस्ट, द फर्स्ट टू फॉरगिव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द फर्स्ट टू फॉरगेट इज द हैप्पीएस्ट। यह कंसेप्ट ऑफ ईगो या ना की उसका खात्मा है कि जो पहले माफी मांगे वो सबसे बहादुर है। वो कहता है यार मुझे गलती होगी, मुझे माफ कर दें प्लीज। उसने अपने अना का झंडा, ईवल का झंडा, शैतानी झंडा जो उसमें अना डाल देता है, उसमें प्राइड डाल देता है, उसमें एरोगेंसी डाल देता है, उसमें तकब्बर और गुरूर डाल देता है। याद रखें ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो वो ब्रेवेस्ट है जिस हम्बलनेस से अख्तियार किया। उसने कहा मेरी गलती है, प्लीज एक्सक्यूज मी, मैंने आपको हर्ट किया, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम लेट, प्लीज एक्सक्यूज मी। ये बेहतर है बजाय इसके कि हम एक काम गलत भी करें और फिर उसको एडवोकेट भी करें और उस पर फिर नेगेटिवली स्टैंड मिले, तो ये गलत हो जाती है। द फर्स्ट टू फॉरगिव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। जो पहले माफ करता है वो तगड़ा है, वो बेहतर है, स्ट्रांग है। जो द फर्स्ट टू अपोलोजाइज इज द ब्रेवेस्ट, द फर्स्ट टू फॉरगिव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। जिसने पहले माफ किया वो और मजबूत है। एंड द फर्स्ट टू फॉरगेट इज द हैप्पीएस्ट। जिसने पहले बुरे काम को, बुरे इवेंट को, बुरी एपिसोड को भूल गया वो सबसे खुश है। सो ये एक मल्टीविटामिन मैंने आपसे शेयर किया है, ये स्लाइड, जो कि डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, रिलेशनशिप के मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी है। आई होप यू विल रिमेंबर इट और इसका फायदा भी उठाएं। द फर्स्ट टू अपोलोजाइज इज ब्रेवेस्ट, द फर्स्ट टू फॉरगिव इज स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड द फर्स्ट टू फॉरगेट इज द हैप्पीएस्ट। बिफोर मूविंग टू लेक्चर 23 एज पर पैटर्न, आपने देखा होगा कि जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर 22 में चीज़ें पढ़ी हैं उसकी समरी में आपसे शेयर करूंगा, सो दैट वी आर ऑन द सेम फुटिंग, और एक्चुअली रिकैप्चुलेट करते हैं आप वो कॉन्सेप्ट जो हमने लेक्चर 22 में पढ़े हैं, उसकी एक रिवीजन भी हो जाए आपके लिए। वट ऑल वी कवर्ड इन लेक्चर 22। सबसे पहले लेक्चर 22 में वी एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ डॉलर एंड परसेंटेज चेंजेस, ट्रेंड परसेंटेज एंड कंपोनेंट ऑफ परसेंटेजेस एंड रेशोज की बात की हमने। And we also discussed the quality and company's earnings, assets and working capital. कंपनी की अर्निंग्स, एसेट्स और वर्किंग कैपिटल्स पे बात की।
And in lecture 22, we also explained the nature and purpose of classification in financial statements. Financial statements की nature, classifications में क्या purpose था, क्या differences थे, उस पर भी हमने बात की. We also prepared a classified balance sheet and compute widely used measures of liquidity and credit risk. हमने widely used एक balance sheet भी बनाई, उस पर बातचीत भी की. We put a company's net income into perspective by relating it to sales, assets and stockholders equity. Stockholders की equity के लिहाज से हमने देखा उसकी जो चीज़ें थी या information थी. We also compute the ratios widely used in financial statements analysis and explained the significance of each. जो different ratios थी उन पे हमने बात की और हर की significance पे भी थोड़ा सा focus किया. We also analyze the financial statement from the viewpoints of common stakeholders, creditors and others. जो common stakeholders के उनके point of view से हमने जो financial statements है, financial benefits हैं, different ratios हैं, उस पर भी बात की. अभी हम lecture 23 शुरू करेंगे और lecture 23 में what we are going to cover is the long term assets and depreciations. Long term assets और depreciation क्या है, इसमें हम बात करेंगे. Concepts underlying the long term assets. Different concepts हैं जो long term assets को डील करते हैं, उस पर हम बात करते हैं कि long term assets क्या हैं, इनको कैसे, इनकी concept क्या है वो देखते हैं. What are the long term assets, पहले उनको define करते हैं. Long term assets have the following characteristics. कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से assets हैं, properties हैं जिनको long term assets के तौर पे लिया जाता है. They have a useful life of more than 1 year. पहली बात तो यह है कि इनकी यूजफुल लाइफ होती है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा इनकी यूजफुल लाइफ होती है. फिनांस की टर्म में, अकाउंट्स की टर्म में लॉन्ग टर्म एसेट्स उनको कहते हैं. सेकंड इज दे आर यूज्ड इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. वो बिजनेस के ऑपरेशन साइकिल में यूज होते हैं, कहीं और नहीं पड़े होते. एंड दे आर नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल टू कस्टमर्स. वो कस्टमर्स को रीसेल करने के लिए नहीं होते, वो बिजनेस के अंदर यूज हो रहे होते हैं और इनकी जो यूजफुल लाइफ भी 1 साल से ज़्यादा होती है. जैसे बिल्डिंग्स हो गई, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे मशीन्स हो गई, जैसे उसके ऑफिसेस हो गए, जैसे उसकी गाड़ियां हो गई. दे आर द लॉन्ग टर्म एसेट्स. अंडर एक्यूरल अकाउंटिंग द कॉस्ट ऑफ दीज एसेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड एंड सम इंटेंजिबल एसेट्स इज एलोकेटेड टू द पीरियड्स दे बेनिफिट. जैसे मशीनरी है उसके बेनिफिट्स हो गए, जैसे उसकी ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां हो गई, कोर फैसिलिटी है तो वो उसके बिजनेस एसेट्स के तौर में उसको कैटर फॉर किया जाता है एज ए लॉन्ग टर्म एसेट्स. लॉन्ग टर्म एसेट्स आर जनरली रिपोर्टेड एंड वैल्यूड एट कैरिंग वैल्यू. उनको कैरिंग वैल्यू के लिहाज से रिपोर्ट किया जाता है, देखा जाता है और उसी एंगल से उसको शेयर किया जाता है, उसकी बुक वैल्यू के लिहाज से देखा जाता है और उसको ये इसलिए कैरिंग वैल्यू कहा जाता है उसको कि ताकि एसेट्स में, आपकी इनकम स्टेटमेंट में, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी वर्कशीट में और दूसरी जितनी भी रेशियोज हैं उसकी एक्यूरेसी और क्लोजनेस बरकरार रहे. कैरिंग वैल्यू और बुक वैल्यू इज द अनएक्सपायर्ड पार्ट ऑफ एन एसेट्स कॉस्ट. अनएक्सपायर्ड पार्ट ऑफ होता है, मैंने बात की. और एसेट इम्पेयरमेंट अकर्स व्हेन द कैरिंग वैल्यू ऑफ ए लॉन्ग टर्म एसेट एक्सीड्स इट्स फेयर वैल्यू. जब उसकी फेयर वैल्यू से वो एक्सीड कर जाए. एंड व्हेन एन एसेट लूजेस सम और ऑल ऑफ इट्स पोटेंशियल टू जनरेट रेवेन्यू बिफोर द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ. अगर यूजफुल लाइफ से पहले ही वो अपना रेवेन्यू ना जनरेट कर सके तो उस वक्त होती है. हम बात कर रहे थे रिकग्निशन ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट. इनको रिकग्नाइज कैसे किया जाता है, जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं इनकी रिकग्निशन कैसे होती है. एक्सपेंडिचर की बात होती है. एन एक्सपेंडिचर इज अ पेमेंट और एन ऑब्लिगेशन टू मेक अ फ्यूचर पेमेंट फॉर एन एसेट और सर्विस. के फ्यूचर जो भी एसेट तैयार होना है, प्रोडक्ट तैयार होनी है, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर है उसकी वो पेमेंट है, ऑब्लिगेशन है. वो एक्सपेंडिचर्स आर क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. 2 तरह के होते हैं एक्सपेंडिचर्स. एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, दूसरे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. अ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इज फॉर द परचेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट. यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स में जब आप इंक्रीज करते हैं, स्टेबिलिटी में उनमें बढ़ाते हैं, ग्रोथ देते हैं उसको, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन एसेट अकाउंट. वो एसेट अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को, क्योंकि अपने लॉन्ग टर्म एसेट से इनहांस कर रहे हैं आप. अभी बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फॉर द ऑर्डिनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस नीडेड टू कीप लॉन्ग टर्म एसेट्स इन अ गुड ऑपरेटिंग कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल आपकी मशीन्स हैं, उनकी जो रूटीन मेंटेनेंस है, उनकी रूटीन उसकी
उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, उसकी एनुअल मेंटेनेंस है, उसकी क्वार्टरली मेंटेनेंस है, उसकी बिफोर टाइम मेंटेनेंस है, उसकी प्रिवेंशन मेंटेनेंस है, टीपीएम है। जो भी मेंटेनेंस करेंगे आप किसी इक्विपमेंट की, किसी मशीन की, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आएंगी, ताकि वो फिट, उसकी एफिशिएंसी, डिलीवरी ठीक रहे और वर्क पावर जो स्किलफुल मैन पावर है उस मशीन के साथ वो ज़ाया ना हो, खराब हो के। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन एक्सपेंस अकाउंट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रूटीन के हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स को मेंटेन करने के लिए रखे जाते हैं, ये जब भी आप वर्कशीट बनाएं, बैलेंस शीट बनाएं या अकाउंट्स में लिखें, उसके लेजर में पोस्टिंग करें, तो इसको एक्सपेंस अकाउंट में शो किया जाता है। जो पिछले थे आपने देखा वो लॉन्ग टर्म एसेट के अकाउंट में चुके हुए थे, जो कॉस्ट एक्सपेंडिचर्स हैं। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वीजा विज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स की ग्रोथ के लिए हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को डिफाइन किया, और जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनकी मेंटेनेंस और ऑपरेशनबिलिटी और फंक्शनैलिटी के लिए हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के में उनमें शो किया और अकाउंट्स में डाले करंट के लिहाज से। तो ये हमें कंसेप्चुअली ठीक हो पता होना चाहिए, सो दैट कंसेप्चुअली यू आर मोर कॉन्फिडेंट इन दी टाइम टू कम, जो भी फिनांस के या गैप के अकाउंटिंग के कंसेप्ट मजीद आएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड एनी मटीरियल एक्सपेंडिचर्स दैट विल बेनिफिट सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स। वो लॉन्ग टर्म होता है जी, जैसे शुरू में बात होगी, और बहुत सारे सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स को वो एड्रेस करेगा। Therefore, these expenditures are charged to assets accounts, that is capitalization, and are recognized as charged in future periods, जो कि charged in future periods के लिहाज से देखे जाते हैं। Revenue expenditures are charged directly to expense accounts because either, ये हमने बात कर ली थी कि डायरेक्टली, थोड़ी देर पहले मैं बात आपसे शेयर कर रहा था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम डायरेक्टली जो है एक्सपेंस अकाउंट से लेते हैं, करंट में रखते हैं। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव एविडेंस फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स। पहली बात तो ये उसका रीजन है कि एक लॉन्ग टर्म एसेट्स को ये मेंटेन कर रहे हैं, उनकी ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए लग रहे हैं, तो कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं है कि फ्यूचर बेनिफिट्स में ये आएगा। द अमाउंट्स आर इमटेरियल, थोड़ी नेग्लिजिबल अमाउंट होती है एज कम्पेयर टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रूटीन की होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड आप करेंगे? आउटलेज फॉर प्लांट एसेट्स, जो प्लांट एसेट्स के आउटलेज हैं उनकी बात हम करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। एंड इनटेंजिबल एसेट्स, जो फिक्स एसेट्स होते हैं हमारे, लैंड, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन पे जो खर्चे हो। एडिशंस, इनलार्जमेंट्स टू द फिजिकल लेआउट ऑफ द प्लांट एसेट्स। प्लांट एसेट के अगर फिजिकल लेआउट में आप कोई ग्रोथ दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, ज्यादा ब्रॉड बेस कर रहे हैं, तो उसमें होगा। बेटरमेंट्स, इंप्रूवमेंट्स टू प्लांट एसेट बट नॉट एन एडिशन टू द प्लांट फिजिकल लेआउट, और को बेटरमेंट के हेड में डालेंगे। हम बात कर रहे थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर्स की। रिपेयर्स दैट सिग्निफिकेंटली इनहांस अ प्लांट एसेट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू रिकॉर्डेड बाय रिड्यूसिंग द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप थोड़ा सा इस पे, चूंकि ये कंसेप्चुअल बात है, मैं चाहूंगा दोबारा हम रिपीट करें और आप इसको कॉम्प्रिहेंड करें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर्स में क्या आता है? दीज आर द रिपेयर्स दैट आर सिग्निफिकेंटली इनहांस अ प्लांट एसेट, जो कि प्लांट एसेट को बढ़ाएं, एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी बढ़ाएं उसकी, और रेजिडुअल वैल्यू भी उसकी बढ़ाएं, रिकॉर्डेड बाय रिड्यूसिंग द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट को रिड्यूस करें। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर्स होती हैं जो उसकी लाइफ, यूजफुल फंक्शनल लाइफ जो है वो बढ़ाएं, एज ए लेमैन कहूंगा मैं। The distinction between capital and revenue expenditures is important in applying accrual accounting. यानी फॉर दी एक्रूअल अकाउंटिंग जो प्रॉपर अगर हम चाहते हैं उसमें एक्यूरेसी रहे, उसमें क्लैरिटी रहे और प्रॉपर विजिबिलिटी रहे, तो इनमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की डिस्टिंक्शन जरूरी है, अकाउंट के लोगों को करनी चाहिए, अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और उस लिहाज से इसकी पोस्टिंग भी करनी चाहिए, इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है इसकी डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स की। The acquisition cost of property, plant and equipment includes all expenditures reasonable and necessary to get an asset in place and ready for use. Basically acquisition में क्या कुछ आ जाता है? वो property, वो plant, services, facility, buildings, वो सारी चीजें जो उसको उसके 99.99 बल्क एवॉर्ड से 110% पे लाए कि it is ready to be used एज फैसिलिटी, फंक्शनलिटी के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल इसका मैथमेटिकली नीचे देखें, कास्ट ऑफ एसेट्स जो है दैट इज इक्वल टू दी, जो एसेट्स की कास्ट है दैट इज इक्वल टू दी
परचेज प्राइस, जो उसको परचेज आपने किया, एडिशनल एक्सपेंडिचर्स, जैसे एडिशनल एक्सपेंडिचर्स में फ्रेट आ गया, इंस्टॉलेशन आ गई, कमीशनिंग आ गई, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग आ गई, उसकी मेंटेनेंस आ गई, उसकी फैसिलिटीज आ गई, सब कुछ उसमें ऐड होगा। सो कास्ट ऑफ एसेट्स इंक्लूड्स परचेज ऑफ प्राइस, जो उसकी परचेज प्राइस हुई, प्लस एडिशनल एक्सपेंडिचर्स जो जितने भी इंस्टॉलेशन वगैरह के और फ्रेट वगैरह के। द interest charges incurred in purchasing an asset are not cost of assets but an operating expense। जो इंटरेस्ट हैं किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे, जैसे बैंक से आपने मॉर्गेज करके या लीज पे या इंटरेस्ट पे कोई अमाउंट लिया टू परचेज इक्विपमेंट और सेट ऑफ इक्विपमेंट टू रन दैट प्रोडक्ट, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। जो इंटरेस्ट आपने पे करना है वो ये क्लैरिटी आ रही है। स्मॉल एक्सपेंडिचर्स फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये जरा गौर कीजिएगा। स्मॉल एक्सपेंडिचर्स बड़ी ट्रिकी सा सेंटेंस है। स्मॉल एक्सपेंडिचर्स फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए जो छोटे खर्चे हैं, अखराजात हैं, मे बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस इफ दे आर नॉट मटेरियल। अगर मटेरियल नहीं है तो रूटीन के जो उसकी मेंटेनेंस लाइफ बढ़ाने के लिए उसलिए है। लैंड, अभी आप इस स्लाइड पे गौर किए, इसका जो हेडिंग हमने दिया दैट इज डिटरमिनिंग द एक्विजिशन कास्ट ऑफ प्रॉपर्टी। एक्विजिशन कास्ट जो है प्रॉपर्टी की, प्लांट की एंड इक्विपमेंट कैसे होगी। लैंड एंड लैंड इंप्रूवमेंट, जो लैंड और लैंड की इंप्रूवमेंट है वो किस हेड में फॉल करेगी, उसके लिए भी बातचीत होगी। जो लैंड है, एक्सपेंडिचर्स दैट शुड बी डेप्टेड टू द लैंड अकाउंट इंक्लूड, के लैंड के अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स डालने होंगे उस हेड में। वन इज द परचेज प्राइस ऑफ लैंड, जो आपने उस लैंड की कीमत अदा की। कमीशंस टू रियल एस्टेट एजेंट्स, जो आपने रियल एस्टेट एजेंट्स को, डीलर्स को जो कमीशन दिया। लायर्स फीस, लायर की जो फीस थी। एक्योर्ड टैक्सेस पेड बाय द परचेजर, परचेजर ने जो टैक्सेस पे किए। एंड कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द लैंड टू बिल्ड ऑन, सच एज कॉस्ट टेयरिंग डाउन ओल्ड बिल्डिंग्स एंड ग्रेडिंग द लैंड, जैसे पुरानी बिल्डिंग गिरा के उसको इस काबिल बनाना, वो भी है। असेसमेंट्स ऑफ फॉर दी लोकल इंप्रूवमेंट्स, लोकल इंप्रूवमेंट के लिए। एंड लैंडस्केपिंग, जो कुछ भी आपने नए स्टेप्स लिए जिस टू इनहांस दी प्रोडक्टिविटी और टू गेट टू नो कि जिसमें कैसे अपने आज स्ट्रक्चर सेटअप इन प्लेस करेंगे, ये उसके लिए है। ये सारी लैंड के हेड में आएगी चीज। हमने लैंड की बात की कि लैंड के हेड में कौन कौन सी चीजें आएंगी, साथ ही लैंड इंप्रूवमेंट की भी बात है कि लैंड इंप्रूवमेंट के हेड में कौन कौन सी चीजें डलेंगी, या कौन कौन सी अकाउंट की लैंग्वेज में एज पर गैप क्या क्या चीजें आती है। लैंड इंप्रूवमेंट्स में आता है जी इंप्रूवमेंट्स रियल एस्टेट, रियल एस्टेट की इंप्रूवमेंट होगी। सच एंड ड्राइवेज, जो ड्राइवेज आपने बनाए, पार्किंग लॉट्स डाली उसमें। एंड फेंसेस, और जो फेंसेस डाली, that have a limited life are subject to the depreciation, और depreciation को subject हैं। They are recorded in the account called land improvements। land improvement के नाम से landscaping, highways, उसके proper उसकी जो cuttings हैं वो बनाना, सारी वो land improvements के headings में आ जाएगी। parks वगैरह भी इसमें आ जाएंगे। When a company buys a building, जब भी कोई कंपनी या enterprise business unit को बिल्डिंग खरीदती है, the cost includes the purchase price, परचेज प्राइस क्या है, एंड ऑल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू पुट द बिल्डिंग इन यूजेबल कंडीशन। वो सारे एक्सपेंडिचर्स जो अपनी एक्चुअल लैंड के पे किए, ये प्रिंसिपली आपको पता होना चाहिए। और प्लस उस बिल्डिंग को यूजेबल इस काबिल बनाने के लिए कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस को सस्टेन करे, वो अंडर दी हेडिंग ऑफ दी यूजेबल कंडीशन में लाने पे ये सारी कास्ट जो है उस बिल्डिंग कास्ट के एक्सपेंडिचर्स में आ जाएगी। When a company constructs its own building, अगर कोई कंपनी अपनी बिल्डिंग खुद कंस्ट्रक्ट करे, the cost includes, कौन कौन सी कास्ट होंगी, कास्ट ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल लगा उस पर, लेबर लगी, एंड ओवरहेड, जो उसके ऊपर ओवरहेड है, आर्किटेक्ट फीस एंड लायर्स फीस, इंश्योरेंस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इंटरेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लोन्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग परमिट्स। कंस्ट्रक्शन के लोन जो है, लेबर जो है, सपोर्ट, डिफरेंट सपोर्ट्स जो आपने ली, वो सारी इसमें कवर होंगी। हम बात करें improvements to the leased property such as the installation of carpet of walls on the books of the leasee and become a property of the leaser, that is the owner's property at the end of lease, are called leasehold improvements। बाज़ केसेस में जो लीज बिल्डिंग पे या लीज्ड प्रॉपर्टी पे जो आप करते हैं, तो लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स के नाम से उसको अकाउंट्स में याद किया जाता है और प्रॉपर उसकी अकाउंटिंग या कैटर फॉरिंग होती है उस लिहाज से। These are usually classified in the property, plant and equipment sections of the balance sheet। कहाँ इनको किया जाता है? These are usually classified in the property, plant and equipment section of the balance sheet। के property, plant और equipment section of the balance sheet में इनको
किया जाता है। द कॉस्ट ऑफ दीज इम्प्रूवमेंट्स इज डेप्रिशिएटेड ओवर द रिमेनिंग टर्म ऑफ द लीज और द यूजफुल लाइफ ऑफ द इम्प्रूवमेंट विच एवर इज शॉर्टर। कोई भी चीज जो शॉर्टर हो, द कॉस्ट ऑफ दीज इम्प्रूवमेंट्स इज डेप्रिशिएटेड ओवर द रिमेनिंग टर्म इन द लीज और द यूजफुल लाइफ ऑफ द इम्प्रूवमेंट विच एवर इज शॉर्टर। जो भी छोटी हो उस लिहाज से उसको किया जाता है। अभी बात हम करते हैं, पहले लैंड की बात की कि लैंड पे खर्चे क्या होंगे, लैंड इम्प्रूवमेंट पे क्या होंगे, लीज होल्डर पे इम्प्रूवमेंट पे क्या होंगे, हमने कवर किया। नो वी कम आउट द इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट एक्वायर किया जाता है उसकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट्स हैं, उसकी जो सेंटेंसिंग है, उसकी मेंटेनेंस है, उसको कैसे हैंडल करेंगे। इक्विपमेंट के ऊपर जो कास्ट होती हैं, दीज कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंडिचर्स कनेक्टेड विद द परचेज ऑफ इक्विपमेंट, जो हमने इक्विपमेंट खरीदा होता है, एंड दी प्रिपेयरिंग इट फॉर यूज, उसकी कमीशनिंग जो होती है इक्विपमेंट की, टू प्रिपेयर इट टू द फंक्शनल आर्ट। कमीशनिंग कहते हैं जनरली कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को कमीशनिंग, या उसकी सीएनसी मशीन्स वगैरह को कमीशन कर दिया जी हमने, टर्म यूज होती है। लेकिन आई से इट कि उसके इक्विपमेंट की खरीदना, उसको इस काबिल करना कि ऑपरेशनल या फंक्शनल हो, ये वो कास्ट कवर करती है। दीज एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड, इनमें क्या क्या चीज़ है क्लैरिटी में हम देख लें। वन इज दी अनवाइस, कि अनवाइस की क्या प्राइस है, अनवाइस प्राइस है। सेकंड इज दी लेस कैश डिस्काउंट्स, इनवाइस प्राइस लेस कैश डिस्काउंट्स, ये याद रखिएगा। जो इनवाइस प्राइस है लेस कैश डिस्काउंट्स। फ्राइट के जो हैं चार्जेस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस है, एक्साइज टैक्सेस वगैरह हैं, एंड टैरिफ्स, जो उस पर टैरिफ्स लगते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जैसे आप शिप से उतरता है फिर उसको टैरिफ्स हैं, उसके उस कंट्री के रूल्स ऑफ दी गेम हैं, जो इंपोर्ट कराया आपने इक्विपमेंट उसमें भी। बाइंग एक्सपेंस, जो आपने खरीदा वो चीज़ें। इंस्टॉलेशन कास्ट काफ़ी आ जाती है बाज़ दफ़ा ट्रांसपोर्टेशन के साथ। और उसके बाद टेस्ट रन टू रेडी इक्विपमेंट फॉर ऑपरेशन, जो टेस्ट पे जो उस पे फ्यूल चीज़ें, लोग, वर्केबल स्किल मैन पावर, सुपरवाइजर, इंजीनियर्स, जो लोग उस पर दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, उसको चलाते हैं, फंक्शनल करते हैं, उनकी कास्ट बेस पे आ जाती है इक्विपमेंट। आप देखिएगा, एंड टेस्ट रन्स टू रेडी द इक्विपमेंट फॉर ऑपरेशन, जो उसको ऑपरेशन में लगाने के लिए, उसको करने के लिए किए जाते हैं। ग्रुप परचेजेस, ग्रुप परचेजेस क्या होती है, कंसेप्ट इसको देखते हैं। कंपनीज समटाइम्स परचेज लैंड एंड अदर एसेट्स फॉर अ लंप सम, वो इकट्ठी ले लेते हैं पूरा प्लांट विद द लिंक्ड फैसिलिटीज, ग्रुप परचेज कहा जाता है। द लंप सम मस्ट बी ऑपरेशन बिटवीन द लैंड एंड अदर एसेट्स, उसको लैंड और दूसरे एसेट्स के साथ देखना चाहिए। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन रेफर टू द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए प्लांट एसेट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये जरा गौर से देखिएगा, ये बहुत अहम कंसेप्ट है। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए प्लांट एसेट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, उसको रेफर करती है, एंड नॉट टू द एसेट्स फिजिकल डेटोरिएशन और टू इट्स डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में डिक्रीज नहीं होती, उसकी फंक्शनैलिटी के लिहाज से, उसकी यूजफुल कैलकुलेटेड लाइफ के लिहाज से होती है। ये बात समझने वाली है। द मेजर फैक्टर्स दैट लिमिट डेप्रिशिएबल एसेट्स यूजफुल लाइफ, और कौन से फैक्टर्स हैं जो डेप्रिशिएटेड आइटम की यूजफुल लाइफ को अफेक्ट करते हैं? फिजिकल डेटोरिएशन, एक फिजिकल डेटोरिएशन हो जाती है पहला फैक्टर। द रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ एक्सपोजर टू दी एलिमेंट सच एज सन और विंड, ओपन में, एनवायरनमेंट में, वेदर कंडीशंस में जो एक्सपोज रहता है इक्विपमेंट, उसको डेटोरिएशन होती है। उसकी एब्सोलेंस भी होती है। दी प्रोसेस ऑफ बिकमिंग आउट ऑफ डेट, ओल्ड विंटेज हो जाती हैं इक्विपमेंट, ओल्ड जनरेशन के हो जाते हैं, जैसे कंप्यूटर जनरेशन चेंज हो रही है, जैसे सीएनसी मशीन की जनरेशन चेंज हो जा रही है, जैसे गाड़ियों की जनरेशन चेंज हो रही है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट की जनरेशन चेंज हो रही है, तो दे आर आउटडेटेड, उस लिहाज से भी ऑब्सोलेंस में आ जाते हैं वो। डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड इवन इफ एन एसेट इंक्रीजेज इन वैल्यू, अगर किसी इक्विपमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो हमारा अमूमन कंसेप्ट है कि हम डेप्रिसिएशन नेगेटिवली देखते हैं। अगर कोई वैल्यू इंक्रीज भी करो तो फिर भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होती है। इट्स बोथ वे, पॉजिटिव डेप्रिसिएशन एंड नेगेटिव डेप्रिसिएशन इज टेकन इनटू अकाउंट। हम डिस्कस कर रहे हैं जी फैक्टर्स इन कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। फैक्टर्स इन कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, फैक्टर्स इन कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन इंक्लूड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? कॉस्ट, पहली चीज कॉस्ट है। दी नेट परचेज प्राइस ऑफ एन एसेट plus and all expenditures to get it in place ready for use। कास्ट में जनरली इस कंसेप्ट में क्या कवर करते हैं? इट इज द नेट परचेज प्राइस, जो कि नेट परचेज प्राइस ऑफ पर्टिकुलर इक्विपमेंट की, ऑफ एन एसेट, प्लस एक्सपेंडिचर्स टू गेट इन प्लेस एंड रेडी फॉर यूज, कि उसको फंक्शनल पे लाने के लिए एक चीज आपने खरीद के आपने उसको रिक्वायर्ड साइट पे पहुंचाया, उस फैक्ट्री में, उस लोकेशन पे पहुंचाया, प्लस
आपने उसको कमीशन किया, उसको ऑपरेटिव किया, फंक्शनल किया, जो सारा खर्चा है इसको कास्ट कहते हैं लेमैन कंसेप्ट में। दूसरा उसका कंसेप्ट है फैक्टर है डेप्रिसिएशन का रेजिडुअल वैल्यू, कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या है। सॉल्वेज, अगर उसको टोटल सॉल्वेज के तौर पे, डिस्पोजेबल के तौर पे और ट्रेड इन वैल्यू के तौर पे देखें तो क्या है। द पोर्शन ऑफ एन एसेट्स कास्ट दैट अ कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिकवर व्हेन इट डिस्पोजेस ऑफ एसेट्स। फॉर एग्जांपल एक मशीन है, उसके सिर्फ उसके जो लोहा है, उसका आयरन जो उसका वजन टोटल जो है 100 टन है, तो उन्होंने कोई इसके अपार्ट फ्रॉम मशीनरीज एक्सपेंडिचर उसकी टोटल इवन एज ए लेमैन जो टोटल उस लोहे का वजन है उसकी वैल्यू भी रिकवरेबल के तौर पे, एसेट के तौर पे वो लेंगे अगर कुछ और ना रहा उसमें। तो सेकेंडली फैक्टर्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इंक्लूड, तीसरा फैक्टर जो है डेप्रिशिएबल कॉस्ट है। डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या होती है? एन एसेट्स कॉस्ट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू, यानी उसकी रेजिडुअल वैल्यू निकाल के जो बाकी मांदा कास्ट है वो डेप्रिशिएबल कॉस्ट के तौर पे जानी जाती है। देन इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या उसकी होगी? द टोटल नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म एसेट मे बी ईयर्स यूज यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और माइल्स ड्रिवन, जो उस लिहाज से उसकी यूजफुल लाइफ है। कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। An accelerated method of depreciation results in larger amounts of depreciation in the early years of an asset's life than in the later years. Early year में वो बेहतर होता है than the later years. Thus depreciation charges will be highest in year when the asset is newest. जब नया तरीन एसेट है, obviously जब नया खरीदा आपने तो depreciation cost highest होगी. And when revenue generation from the asset is likely to be highest, obviously it's linked with the उसकी कम लाइफ है, नया है, नया आउटपुट है, नया उसकी यूजफुल आवर्स है, नया यूजफुल लाइफ है, तो उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी हाई होगी। ग्रुप डेप्रिसिएशन, लार्ज कंपनीज ग्रुप सिमिलर एसेट्स सच एज मशीन्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। एज ए होल एक मशीन के ग्रुप बना के लगल गया, जैसे प्लांट्स का कंसेप्ट हमारे सब कॉन्टिनेंट में डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं, हम ले लेते हैं, उसकी बात हो रही है। It is often necessary to calculate depreciation for a partial years because assets are often purchased mid-year. Mid-year में अमूमन खरीदे जाते हैं, जो टाइम बाकी मंद है उसको partial year के तौर पे लिया जाता है। The tax law allows rapid write-offs of plant assets, which differs from the depreciation method most companies use for financial reporting. टैक्स लॉ को ज़्यादातर फाइनेंशियल कंपनी जो उनकी फेवर में जाता है, उनकी स्टेटमेंट की फेवर में जाता है, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। समटाइम्स द एस्टिमेट ऑफ यूजफुल लाइफ इज रिवाइज्ड सो दैट द डेप्रिसिएशन चेंजेस ओवर द एसेट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होती है उस पर डेप्रिसिएशन चेंज होती है और उसमें उसके इफेक्ट्स आते हैं। बात हो रही थी डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स की, हम बात कर रहे हैं। When plant assets are no longer useful because they have physically deteriorated or become obsolete, a company can sell them, discard them or trade them in on the purchase of new assets. Obviously, जब एक प्लांट आउटडेटेड हो गया, ओल्ड विंटेज का हो गया और प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं दे रहा, मेंटेनेंस कास्ट बढ़ गई है, इवन फंक्शनल कास्ट बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, दैन दी प्रोडक्टिविटी कास्ट उसकी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप उसको या तो उसको सेल कर देते हैं या डिस्कार्ड करते हैं या उसको रूल आउट कर देते हैं। A company must record depreciation expense for the partial year up to the date of disposal. उसकी डिस्पोजल की तारीख तक की अकाउंट्स में आप लिखते हैं उसकी partial depreciation. The carrying value of fully depreciated asset is zero if has no residual value. अगर बिल्कुल उसकी कोई residual value नहीं तो फिर जीरो लिख देते हैं depreciate cost value. प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है हर प्लांट की, हर चीज की। When the asset is discarded, no gain or loss result. जब डिस्कार्ड कर दिया आपने तो उसकी एंट्री नो गेन नो लॉस के तौर पे ली जाती है। फॉर एन एसेट विद द कैरिंग वैल्यू और अ लॉस इक्वल टू द कैरिंग वैल्यू शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज डिस्कार्डेड। कैरिंग वैल्यू के लिहाज से भी उसका रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जो उसके एसेट की वैल्यू है। एक्सचेंज ऑफ प्लांट एसेट्स, ये क्या है? एक्सचेंज मे इन्वॉल्व सिमिलर एसेट्स सच एज एन ओल्ड मशीन ट्रेडेड इन और अ न्यूअर मॉडल और डिसिमिलर एसेट्स सच एज ए सीमेंट मिक्सर एंड ट्रेडेड इन और अ ट्रक। In both cases, the purchase price is reduced by the amount of the trade-in allowance. जो trade-in allowance है उस पर reduce हो जाती है purchase price. If the trade-in allowance is greater than the assets carrying value, अगर trade-in allowance asset की carrying value से ज़्यादा है, the company realizes the gain. company एक gain आ रहा होता है उनको. And if the allowance is less, it suffers a loss. अगर allowance कम है तो company loss suffer कर रही होती है, it's obvious. नेचुरल रिसोर्सेज की किस तरह एंट्रीज होती हैं, किस तरह अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में लिया जाता है, अभी उस पर बात करेंगे हम। नेचुरल रिसोर्सेज और लॉन्ग टर्म एसेट्स, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं दैट आर कन्वर्टेड
to inventory by cutting, pumping, mining or other extraction methods. They are recorded at acquisition cost. Acquisition cost के लिहाज से दिया जाता है. As the resources are converted to inventory, their asset accounts must be proportionally reduced. साथ साथ उनको reduce हो जाना चाहिए. Natural resources, the useful life of the plant assets used to extract the natural resources may be larger than the time it will take to extract the resources. If a company plans to abandon these assets after all the resources have been extracted, they should be depreciated on the same basis as depletion of the natural resources. उसके लिहाज से उसको रेफर किया जाता है. Depletion. There is another concept which is known as depletion. Depletion refers not only to the exhaustion of a natural resource, जब deplete हो जाता है, exhaust हो जाता है, उसके but also to the proportional allocation of the cost of natural resources to the units extracted. जितने units आपने extract किए हैं उसको भी रिलेट करती है ये डिप्लीशन का कॉन्सेप्ट. डिप्लीशन कैसे फर्दर इस पे बात करते हैं. When a natural resource is purchased or developed, the total units that will be available, such as tons of coal, must be estimated. पहले वो estimate किया जाता है उसको प्रोफेशनल मेथड से. The depletion cost per unit is computed as follow. फिर उसकी depletion cost कैसे निकालेंगे. Depletion cost per unit is equivalent to the cost, जो भी actual cost है, minus residual cost, जो कि residual cost बचती है, और estimated number of unit जो आपने estimate कराया उसको divide कर दें तो depletion cost पर यूनिट आ जाएगी उसकी पर्टिकुलर एसेट की, नेचुरल रिसोर्स की. डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन कास्ट इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इलस्ट्रेशन. ये बहुत अहम कंसेप्ट है. अमूमन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जो है इट्स मोस्ट कॉस्टली इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे. इसकी जो है ना डेवलपमेंट एक्सप्लोरेशन कास्ट जो है ऑयल इंडस्ट्री लेवल पे कैसे किया जाता है ये देखते हैं. एक्सप्लोरिंग एंड डेवलपिंग ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज कैन बी काउंटेड फॉर एज अंडर ऑफ टू मेथड्स. किसी एक मेथड्स पे उनको लिया जाता है. सक्सेसफुल एफर्ट्स काउंटिंग, अगर सक्सेसफुल एफर्ट हो गई, अंडर दिस मेथड द कास्ट ऑफ सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन इज अ कास्ट ऑफ द रिसोर्स. जो सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन पे जो आपने पैसा अमाउंट कास्ट लगाई वो इक्वल टू द कास्ट ऑफ द रिसोर्स हो गई. इट इज रिकॉर्डेड एज एन एसेट एंड डिप्लीटेड ओवर द रिसोर्स एस्टिमेटेड लाइफ. द कास्ट ऑफ अनसक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन इज रिटन ऑफ इमीडिएटली एज ए लॉस. जो अनसक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन हो इमीडिएटली एज ए लॉस उसको रिकॉर्ड किया जाता है. हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन कास्ट इन दी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री. उसमें एक्सप्लोरिंग एंड डेवलपिंग ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज कैन बी अकाउंटेड फॉर अंडर वन ऑफ टू मेथड्स. ये दो मेथड्स दिए होंगे. फुल कॉस्टिंग मेथड एक मेथड है ये. अंडर दिस मेथड ऑल कास्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन आर रिकॉर्डेड एज एसेट्स एंड डिप्लीटेड ओवर द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द रिसोर्स. उसको एसेट के तौर पे लिया जाता है और डिप्लीट कर दिया जाता है ओवर द लाइफ ऑफ द नेचर रिसोर्स जितनी आरसा वो एक्सप्लोर होगा. दिस इंक्लूड्स कास्ट ऑफ अनसक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन सच एज द कास्ट ऑफ ड्राई वेल्स. ड्राई वेल्स भी उसके अंदर ही आ जाते हैं. डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस. The accelerated depreciation rates are specified percentage of the straight line rate. वो होती है. Most often this specified percentage is 200% पे लिया जाता है. Meaning that the accelerated rate is exactly twice the straight line rate. Accelerated rate जब भी होगा twice as the routine rate ले लिया जाता है. As a result, the declining balance method of depreciation often is called डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस. दैट इज 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस के तौर पे लिया जाता है जब आप उसको वार फिटिंग पे तेजी से करते हैं, एक्सीलरेटेड ले लेते हैं. द परसेंटेज मे बी स्पेसिफाइड अ लोअर परसेंटेज सच एज 150 ऑफ द स्ट्रेट लाइन रेट कॉल्ड 150 डिक्लाइनिंग बैलेंस. जो बैलेंस डिक्लाइनिंग बैलेंस आप डिक्लेयर करेंगे वो आप इंडिकेट कर देंगे अपनी डेफिनेशन में या अकाउंट की डॉक्यूमेंटेशन में उसको कर देंगे. The declining balance method. The most widely used accelerated depreciation method is called fixed percentage of declining balance depreciation. ये दूसरा मेथड है जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में यूज होता है. However, method is used primarily in income tax returns rather than financial statement. इसको मोस्टली वो कह रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए बिजनेस यूनिट वाले यूज करते हैं क्योंकि उनका टैक्स बचता होगा, इसमें उनको फायदा रहता है, रादर दैन कि एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको यूज करें इस कॉन्सेप्ट को. Depreciation expense is equivalent to the remaining book value into accelerated depreciation rate. कि depreciation expense जो है it is equivalent to the remaining book value जो भी उसकी book value है into multiply by the accelerated depreciation rate. The declining balance method. The accelerated depreciation rate remains constant throughout the life of the asset, hence फिक्स परसेंटेज के तौर पे इसको लिया जाता है. दी बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस
एवरी ईयर, सो डिक्लाइनिंग बैलेंस के तौर पे उसको लेते हैं। MARC द टैक्स मेथड, द मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम, ये MACRS इसका देख लें, इट इज मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कास्ट रिकवरी सिस्टम के नाम से इसको दिया जाता है। प्रोनाउंस्ड एज मार्क्स, इसको मार्कर्स के तौर पे लिया जाता है, मेकर्स के तौर पे लिया जाता है, सॉरी, MACRS मेकर्स। it stands for MACRS stands for the modified accelerated cost recovery system known as makers. Makers is the only accelerated depreciation method that may be used in federal income tax return in USA for assets placed in service after 1986. USA में makers का उन्होंने एक law बनाया to cater for the equipment after 1986 के लिहाज से। Under makers, all plants are assigned one recovery period 3, 5, 7, 10, 20 और आगे ये 39 तक जाते हैं डिफरेंट रिकवरी पीरियड्स के 3, 5, 7, 10, 15, 20, 27 एंड हाफ, 30, 31 एंड हाफ एंड 39 ईयर्स, उस लिहाज से ये चलते हैं। मेकर्स डेप्रिसिएशन बाय क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, अभी गौर करें, ये बहुत अहम स्लाइड है, इस पर जरा फोकस कीजिएगा। लेफ्ट साइड पे ईयर है, उसकी एज है, उसके बाद लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ईयर तक का दिया हुआ उन्होंने। अगला कॉलम 3 ईयर पे है, फिर 5 ईयर पे है, फिर 7 ईयर पे है, फिर 10 ईयर पे है, फिर 15 ईयर पे और फिर 20 ईयर्स पे। ये डिफरेंट है। मेकर्स डेप्रिसिएशन बाय क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, ये इस स्लाइड में इन्होंने शो किया हुआ है। हम बात कर रहे हैं मेकर्स डेप्रिसिएशन बाय क्लास ऑफ प्रॉपर्टी के लिहाज से। एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम जो है वो 21 ईयर्स तक जाता है, फिर उसके बाद 3 ईयर्स 100% पूरे हो गए फर्स्ट 3 साल में, फिर 5 ईयर्स बेसिस पे भी 100% है उसकी डेप्रिसिएशन पूरी हो गई। 7 ईयर्स पे भी आपने देखा एंड पे उसने 100% किया, 10 ईयर्स पे भी 100% हो गया, 15 ईयर्स पे भी किया। लास्ट कॉलम चूंकि 21 ईयर्स तक का बनाया हुआ है उन्होंने, डिफरेंट एलोकेशन करके उसने 100% उसकी डेप्रिसिएशन या रेजिडुअल वैल्यू को अफेक्ट किया और उसको एड्रेस किया है उसने। आगे अगर हम देखें, इसको गौर से मजीद फोकस करें, तो जिस साल के बाद वो आगे उसकी डेप्रिसिएशन आगे चल रही है तो अकाउंट फॉर किया जा रहा है उसकी एक्सप्लोरेशन टाइम को, पीरियड को, उसके इक्विपमेंट को उस लिहाज से। अभी अटलांटिक आयरन वर्क्स डेप्रिसिएशन, ये थोड़ा सा केस स्टडी है, थोड़ा सा इसलिए हमने डाला है आपके लिए कि वांट के थोड़ा कंसेप्चुअली आप क्लियर हो जाएं कि इसको कैसे प्लेसिंग इसकी कैसे करनी है। ये एक न्यूमेरिकल है, केस स्टडी है, और से पढ़ते हैं। ऑन अक्टूबर 26, 1998, Atlantic Iron Works acquired new machinery at cost of $50,000. The machinery has an estimated useful life of 5 years with a residual value of $20,000. For income tax purpose, this machinery qualifies as 3-year property. Income tax के लिहाज से 3-year property declared है ये। इसको हमने करना क्या है, अटलांटिक आयरन वर्क्स के डेप्रिसिएशन के असाइनमेंट का इंस्ट्रक्शन क्या है। नंबर 1 रिक्वायरमेंट इज कंप्यूट द एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईच ईयर यूजिंग ईच ऑफ 2 डेप्रिसिएशन मेथड्स लिस्टेड बिलो बिकॉज यू विल रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन फॉर ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर इन 1998. द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन शेड्यूल विल बी एक्सटेंडेड टू द ईयर 2003. 2003 तक वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे जा रहे हैं। वन इज स्ट्रेट लाइन यूजिंग द हाफ ईयर कन्वेंशन, हाफ ईयर कन्वेंशन के लिहाज से स्ट्रेट लाइन को लें। सेकंड इज द मेकर्स द मेथड अटलांटिक यूजेस इन इट्स इनकम टैक्स रिटर्न। मैंने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न में मोस्टली मेकर्स वाले यूज करते हैं इसको। इन दिस सिचुएशन would it be appropriate for Atlantic Iron to use makers in its financial statement as well as in its income tax return? Explain the reasoning behind your answer. अपने आंसर को जस्टिफाई करें। ये न्यूमेरिकल असल में चूंकि हम थ्योरेटिकली बात करते रहे एकेडमिकली, तो आई वांट यू के अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स में एज पर गैप कंसेप्चुअली भी आपको क्लियर हो कि ये एंट्रीज पोस्ट कैसे करनी है। अभी गौर करें जी, इसका सोल्यूशन आ गया। अभी आप एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में जाएं तो 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 एंड 3 ईयर्स लिखे हुए हैं डेप्रिसिएशन पीरियड पर ईयर के लिहाज से। फिर स्ट्रेट लाइन मेथड से उसने इसकी कैलकुलेशन की और फिर मैकर्स के मेथड से की है। 3000, 6000, 6000, 6000 टोटल 30,000 उसकी आ गई स्ट्रेट लाइन मेथड से उसकी डेप्रिसिएशन सारे सालों की। और मैकर्स के मेथड्स के उसकी टोटल जो आई 50,000 आई, क्योंकि मैकर्स ने आपको अलाउंस दिया हुआ फॉर दी पर्पज ऑफ दी इनकम टैक्स रिटर्न, जो शुरू में हमने बात की थी।
अभी आप सपोर्टिंग कंप्यूटेशंस देखें इसमें गौर से, टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट 50,000 आ गई, रेजिडुअल वैल्यू 20,000 आ गई, यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, डेट ऑफ एक्विजिशन अक्टूबर 6 1998 है। स्ट्रेट लाइन कंप्यूटेशंस कैसे आई? यूजिंग हाफ ईयर कन्वेंशन। स्ट्रेट लाइन में आपको याद है कि हमने बात की थी डेप्रिसिएशन की कि ईयर के मिड में होता है तो वो हम लिया जाता है। तो 98 में उन्होंने जो वैल्यू थी -2000 करके इंटू हाफ ईयर के तौर पे लिया, इंटू 1 इंटू 5 3000 आ गया। अभी 99 टू 2000 उन्होंने प्रॉपर लिया, पूरे साल का लिया, 6000 आ गया। 2003 में उन्होंने उसका अगेन 1 ईयर का अलहदा लिया। सो इट मेक्स 3000, 6000 एंड 3000, 3 डिफरेंट वैल्यू आ गए उसकी स्ट्रेट लाइन कंप्यूटेशन से। अभी अगर आप देखें दूसरे मेथड से कि जी अटलांटिक आयरन सपोर्टिंग कंप्यूटेशन जो हैं, ऊपर आपने उसका कंपनी का नाम लिखा अटलांटिक आयरन वर्क्स, नीचे लिखा सपोर्टिंग कंप्यूटेशंस, टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट लिखी 50,000, रेजिडुअल वैल्यू आपने 20,000 लिखी, यूजफुल लाइफ 5 इयर्स लिखी, डेट ऑफ एक्विजिशन वही लिखी 26 अक्टूबर 98। मेकर्स कंप्यूटेशन पहले स्ट्रेट लाइन वाला था, अभी मेकर्स में आया एक्सेलेरेटेड रेट ऑफ 3 इयर्स, 3 इयर्स का एक्सेलेरेटेड रेट है। उसमें आपने देखे 50 इंटू 33, उसने 1/3 के लिहाज लिया, 16,000 आ गया। फिर 99 में उन्होंने 44.45 कर दिया, 2000 में 14.81 कर दिया और 2001 में 7.41 कर दिया। सो दीज वैल्यूज कम्स टू बी 1998 में उसकी वैल्यू आ गई 16,685, 99 में 22,22225 आ गई, 2000 में 7405 आ गई और 2001 में 3705 आ गई। अभी इस पर थोड़ा सा आगे हम क्लैरिटी में जाते हैं। इन दिस सिचुएशन अबव वुड इट बी अप्रोप्रिएट फॉर अटलांटिक आयरन टू यूज मेकर्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज इन इट्स इनकम टैक्स रिटर्न्स, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड योर आंसर। ये अभी हमने दोनों की कैलकुलेशंस तो कर ली हैं, अभी इसका आंसर पे आते हैं। इन दिस केस इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर अटलांटिक टू यूज मेकर्स in its financial statement. The maker's recovery period of 3 years substantially shorter than the machinery's estimated useful life. ये छोटा पीरियड है, थोड़े टाइम में हो रही है कभी, इसलिए नहीं एडवाइजेबल। Also makers makes no provision for the estimated residual value which is substantial. वो मेकर वाले ने रेजिडुअल वैल्यू को कैलकुलेट ही नहीं किया, वो उसको लुक आफ्टर ही नहीं किया उसने। Thus makers would not be result in the reasonable allocation of cost over the 5 years period at Atlantic expects to receive services from this machinery. हम जब डेप्रिसिएशन के दोनों मेथड्स की हमने बात की, स्ट्रेट लाइन मेथड की और मैकर्स मेथड की, तो हम एक और इलस्ट्रेशन पे बात करते हैं, एक और न्यूमेरिकल पे बात करते हैं तो बी मोर कंसेप्चुअली क्लियर। दैट इज दी माइक्रो सर्किट कंपनी, ये कंपनी का नाम है। माइक्रो सर्किट कंपनी परचेज्ड अ न्यू इक्विपमेंट ऑन October 4th 1998 एट द कॉस्ट ऑफ $8,000। The useful life of this equipment was estimated 5 years with no salvage value, यानी उसकी salvage value नहीं थी, residual value कोई नहीं थी। Instructions beginning with the calendar year 1998 compute the annual depreciation expense for each year using each of the new methods listed below. दो मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और मेकर है, यू नो इट। स्ट्रेट लाइन में वो कह रहे हैं जी स्ट्रेट लाइन विद द डेप्रिसिएशन इन फ्रैक्शनल ईयर्स राउंडेड टू द नियरेस्ट मंथ, नियरेस्ट मंथ में उसको राउंड करके वो कह रहे हैं कर लें। और मेकर्स अंडर मेकर्स गाइडलाइंस दिस इक्विपमेंट इज क्लासिफाइड एज 5 ईयर प्रॉपर्टी, मेकर्स वाले ने इसको 5 ईयर प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया उसकी कैलकुलेशंस में। In this situation, would it be appropriate for microcircuit to use makers in both the financial statement and its federal income tax returns? Explain the reason. क्या मेकर यूज करना ठीक होगा दोनों तरफ के? नहीं, रीजंस एक्सप्लेन करते हैं और उसको देखते हैं हम साथ। इसकी अभी आंसर देखिए आप। माइक्रो सर्किट वालों ने सपोर्टिंग कंप्यूटेशंस पे आ गई, उसकी ब्रीफ आ गई जो कुछ हमारे न्यूमेरिकल में था। फर्स्टली स्ट्रेट लाइन कंप्यूटेशंस पे हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज $80,000, रेजिडुअल वैल्यू इज 0, यूजफुल लाइफ इज 5 years, डेट ऑफ एक्विजिशन इज October 4, 1998। स्ट्रेट लाइन कंप्यूटेशंस पे आते हैं हम। स्ट्रेट लाइन कंप्यूटेशन इसको क्या कहती है? यूजिंग फ्रैक्शनल ईयर्स राउंडेड टू द नियरेस्ट मंथ, इन्होंने 1998 के लिहाज से किया। 80,000 को जब उन्होंने कंप्यूटेशन इसकी 1998 की निकाली, दैट कम्स टू बी $4,000। 1999 से लेकर 2002 क्लियर जो है इन 3 सालों की इन्होंने निकाली $16,000 और 2003 की इन्होंने निकाली $12,000। अब यही काम इन्होंने
मेकर्स मेथड से किया कि मेकर्स मेथड इसको कैसे एड्रेस करता है। टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज $80,000, रेजिडुअल वैल्यू इज 0, यूजफुल लाइफ इज 5 years और डेट ऑफ एक्विजिशन इज October 4, 1998। एक्सेलरेटेड रेट फॉर 5 years प्रॉपर्टी 1998 में 16,000 निकला, 1999 में 25,600 निकला फार्मूले के तहत, 2000 में $15,360 निकला और 2001 में $9216 निकला, 2002 में $9216 निकला और 2003 में $4608 निकला। तो जब इसको टोटल किया इन्होंने, कंपैरेटिव किया स्टेट लाइन और मेकर मेथड में, तो ये लास्ट टेबल देखें, इस पे जरा स्लाइड पे जरा गौर कीजिएगा, ऊपर उस कंपनी का नाम लिखा, उसका टाइम पीरियड वगैरह लिख के इन्होंने लेफ्ट पे डेप्रिसिएशन पीरियड ईयर लिखा 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 एंड 3 लिखा। स्ट्रेट लाइन मेथड में इन्होंने किया इसको 4,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000 एंड 12,000, इन्होंने वो सारी एंट्रीज की। इनका जब टोटल किया तो ये आ गया $80,000। मेकर्स के मेथड में किया 16,000, 25,600, 15,360, 9216, 9216 और 4608, तो ये भी इट कम्स टू बी $80,000 के करीब ही आ गया। तो आपने देखा अभी इससे कंक्लूजन निकालेंगे कि जी वो जो दूसरा पार्ट था कि उसको मेकर्स को लेना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न के लिए या दूसरे को, दोनों की वैल्यूज आपने देखा है क्यों ला गई हैं। इन दिस सिचुएशन अबव वुड इट बी अप्रोप्रिएट फॉर माइक्रो सर्किट टू यूज makers in both the financial statement and its federal income tax returns? Explain the reason को explain करें। In this case it would be income appropriate for circuit to use makers in both the federal tax returns and its financial statements. By law, makers is acceptable in the federal income tax returns. Makers is basically 20% declining balance on 5 years property with half year convention, which is an acceptable method for use its financial statements. The only question therefore it is whether the makers classification 5 years property and providing no salvage value will result in a reasonable allocation of cost over the assets useful life, that is 5 years. In this case these makers assumptions coincide with the financial statement estimate, coincide कर रही है साथ। So इसको मेकर्स या करें या दूसरों से करें, इट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि उसकी वैल्यू दोनों की आपने देखा होगा 80,000 आई है। अभी हम बात करेंगे जी इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के मतलब बातचीत करेंगे। एंड इंटेंजिबल एसेट्स वैल्यू कम्स फ्रॉम दी लॉन्ग टर्म राइट्स इट अफोर्ड्स टू इट्स ओनर्स, जैसे प्रॉपर्टी है, जैसे जमीन है, लैंड है, ये उसकी बात कर रहे हैं अभी हम। परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स की परचेज कैसे होती है उस पर बात करते हैं। Intangible assets are accounted for at the amount that a company paid for them and should be included on a company's balance sheet only if purchased from another party at a price established in the marketplace. The useful life of an intangible asset is the period over which the asset is expected to contribute to the company's future cash flows. It may be definite, subject to a legal limit, or can be reasonably estimated. Then is the identified, not limited by the legal, regulatory, contractual, competitive, economic or weather factors, and not amortized. Research and development (R&D) activities include development of new products, testing of existing and proposed products, and pure research. The FASB requires that all R&D costs be charged to expense in the period in which they are incurred. जब वो R&D डेवलपमेंट कास्ट की बात हो रही है, जब वो इंकर हुए हैं साथ ही उनको भी लिया जाना चाहिए। दूसरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कास्ट के मतलब की बात करना चाहते हैं। कास्ट दैट कंपनीज इंकर इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर सेल और लीज और देयर ओन यूज आर कंसीडर्ड R&D कास्ट अंटिल द प्रोडक्ट हैज प्रूव्ड फीजिबल। जब तक प्रूव्ड का प्रोटोटाइप अप्रूव नहीं हो जाता, फिजिबिलिटी ओके नहीं हो जाती, उस तक जितनी रिसर्च, जितनी फंडिंग, जितनी एफर्ट उस पर लग रही है इन केस ऑफ बजटरी, फाइनेंस एंड ऑल दैट, दिस इज नोन एज R&D कास्ट के तौर पे उसको लिया जाएगा फॉर द अकाउंट्स, procedures and documents. Once proved feasible, all software production costs are recovered as assets and amortized over the software's estimated useful life using the straight line method. आपने समझ आ गई होगी कि आपने जब तक उसकी डेवलपमेंट या वो फिजिबल या ओके नहीं हुआ, एक्नॉलेज नहीं हुआ प्रोटोटाइप, तो वो R&D में रहेगा। उसके बाद वो एक प्रोडक्शन एसेट के तौर पे ले लिया जाएगा और उसको चार्ज पे ले लिया जाएगा उस तरह। गुडविल,
ये गुडविल भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है बिजनेस वर्ल्ड में, कमर्शियल लैंड में, जिसके अकाउंट होती है, रेप्यूट की वैल्यू होती है, ब्रांड की वैल्यू होती है, आपने देखा होगा। गुडविल को किस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे, इसकी डेप्रिसिएशन फ्रॉम एन अकाउंटिंग स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। गुडविल एग्जिस्ट व्हेन अ परचेजर पेज मोर फॉर अ बिजनेस दैन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बिजनेस नेट एसेट्स, थोड़ा उसको ज्यादा पे करता है। गुडविल में बी रिफ्लेक्टेड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, गुड मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, हैविंग अ मोनोपोली, गुड लोकेशन एंड गुड एम्प्लॉय रिलेशन। अच्छा, गुडविल सिर्फ ब्रांड की नहीं होती, उस लोकेशन की होती है, उस सर्विस की होती है, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज की होती है, मोनोपोली की होती है जो उस पर्टिकुलर ब्रांड की चल रही है। तो गुडविल किसी भी शेप में हो सकती है। The FASB requires that purchase goodwill be reported as a separate line item on the balance sheet and that it will be reviewed annually for the impairment. Annually इसको goodwill को separate line item के तौर पे लिया है और annual impairment में लेंगे। A company should record goodwill only when it acquires a controlling interest in another business। जब उसका controlling interest हो तभी उसको acquire किया जाना चाहिए। Management decision relating to the long term assets, ये मैनेजमेंट के दूसरे डिसीजंस हैं जो लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए रिलेटेड हैं, वो देखते हैं। अ कंपनी मे नीड टू फाइनेंस मेजर एक्विजिशंस ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स विद द इशू ऑफ स्टॉक, लॉन्ग टर्म नोट्स और बॉन्ड्स। उसको स्टॉक के लिहाज से, शेयर्स के लिहाज से, बॉन्ड्स के लिहाज से लॉन्च कर लेती है मैनेजमेंट, वीनरी मैनेजमेंट होती है लॉन्ग टर्म के तौर पे। अ मेजर ऑफ कंपनी सक्सेस इन फंडिंग इट्स एक्विजिशन इज फ्री कैश फ्लो, उसकी फ्री कैश फ्लो की मेजर के तौर पे वो ले लेते हैं और उसके रिप्यूट को बिल्ड करते हैं। अभी फ्री कैश फ्लो इज द अमाउंट ऑफ कैश दैट रिमेन्स आफ्टर डिड्यूसिंग द फंड्स अ कंपनी मस्ट कमिट टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग एट इट्स प्लान्ड लेवल। यानी फ्री कैश फ्लो हुआ है जो प्लान लेवल के प्रॉपर 100% फंक्शनलिटी के बाद कैश बचा हुआ अवेलेबल होता है कंपनी के पास। द कमिटमेंट्स इंक्लूड करंट और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, इंटरेस्ट है, इनकम टैक्सेस हैं, डिविडेंड्स हैं एंड नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं एंड परचेजेस ऑफ प्लांट एसेट्स माइनस सेल्स ऑफ प्लांट एसेट्स। जो आपने सेल की माइनस परचेज की तो वो वाले भी फ्री कैश फ्लो में आ जाते हैं। फ्री कैश फ्लो इज कंप्यूटेड एज फॉलोज, यानी फ्री कैश फ्लो को कैसे कंप्यूट किया जाता है इस पे बात करते हैं। फ्री कैश फ्लो इज इक्वल टू दी नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेट कैश फ्लो आ रहा है वो है, माइनस डिविडेंड्स जो आपने दिए वो निकाल दिए, परचेसेस जो की प्लांट एसेट्स की वो निकाल दी, प्लस सेल्स ऑफ प्लांट एसेट्स जो उस बीच में से सेल किए वो है। ये अमाउंट जो है फ्री कैश फ्लो के तौर पे इमर्ज होती है। और पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो मींस दैट अ कंपनी हैज मेट ऑल इट्स कैश कमिटमेंट्स एंड हैज कैश अवेलेबल टू रिड्यूस डेब्ट और टू एक्सपैंड ऑपरेशंस। पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब है फ्री कैश फ्लो का कि कंपनी स्ट्रांग है, सब कुछ इन्होंने पे कर लिया और बाकी मांदा ये अपने बिजनेस को इनहांस या ब्रॉड बेस कर सकती है। और नेगेटिव फ्री कैश फ्लो मींस दैट इट विल हैव अ सेल इन्वेस्टमेंट, बारो मनी और इशू स्टॉक टू कंटिन्यू इट्स प्लान लेवल, यानी उसको या तो प्लांट सेल करे या बारो करे मनी। नेगेटिव का ये मन कि दे नीड मोर मनी। नो विल कवर एथिक्स इन एक्वायरिंग एंड फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट के एक्वायर करने में और उनको हैंडल करने में, फाइनेंस करने में जो एथिक्स हैं, फाइनेंसिंग एथिक्स या प्रोफेशनल एथिक्स हैं, क्या होने चाहिए। When a company acquires long-term assets, it defers some of the assets cost to later periods. Thus, the current period's profitability looks better than it would be assets total cost had been expensed. बाज़ दफ़ा वो बीच में उसकी वैल्यू डाल लेते हैं। To avoid fraudulent reporting of long-term assets, a company's management must apply accrual accounting in resolving two important issues. Accrual accounting से चाहिए long-term assets की disposal के लिए और उसको हैंडल करने के लिए ये दो तरीके से। वन इज द अमाउंट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स टू एलोकेट टू एक्सपेंस इन द करंट पीरियड, करंट पीरियड में उसको एलोकेट करना उसकी अमाउंट को। सेकंड द अमाउंट टू रिटेन ऑन द बैलेंस शीट एज एन एसेट, कि बैलेंस शीट पे वो जो अमाउंट है एज रिटेन्ड एसेट के तौर पे विजिबल होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। टू रिजॉल्व दीज इश्यूज मैनेजमेंट मस्ट आंसर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैसे उसको हैंडल किया जाए मैनेजमेंट को, ये 4 क्वेश्चन जो बहुत अहम है कंसेप्चुअली, ये बहुत अहम स्लाइड है, जरा काइंडली इस पे फोकस कीजिएगा। हाउ इज द कास्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट डिटरमिन्ड, आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज की, क्या रैशनल यूज किया लॉन्ग टर्म एसेट्स की कास्ट असर्टेन करने के लिए। देन हाउ शुड द एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द कास्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट बी एलोकेटेड अगेंस्ट द रेवेन्यूज ओवर टाइम। ठीक,
Then third is the how should subsequent expenditures such as repairs and additions be treated. Subsequent expenditures को किस तरह treat किया जाए. And how should disposal of the long term asset be recorded. Long term assets की disposal को कैसे record किया जाए, कैसे देखा जाए. Children, with this we have finished the lecture 23. Before closing down my lecture as usual as per the format, मैं आपसे lecture 23 की summary share करना चाहूँगा जो आज हमने आपसे share किया. हमने क्या क्या कवर किया आज. नंबर 1 वी डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट्स की बात की हमने कि प्लांट एसेट्स की क्या कॉस्ट है. फिर वी आल्सो डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पे हमने बात की थी. आपको याद होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कब होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कब होते हैं. देन वी आल्सो कंप्यूटेड द डेप्रिसिएशन बाय द स्ट्रेट लाइन एंड द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन मेथड से और मेकर्स मेथड से हमने डिक्लाइनिंग मेथड दोनों से उसके एसेट्स की वैल्यू सर्टेन की, डेप्रिसिएशन वैल्यू सर्टेन की, न्यूमेरिकल्स की. वी आल्सो कंप्यूटेड डेप्रिसिएशन फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस यूजिंग मेकर्स. मेकर्स को यूज करते हुए हमने इनकम टैक्स रिटर्न के लिहाज से जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं उस पर भी बात की और कैलकुलेट करके आपको दिखाया था. देन जेंटलमैन वी आल्सो अकाउंटेड फॉर द डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट्स. के प्लांट एसेट्स जब डिस्पोज ऑफ होते हैं रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, उसको किस कहाँ एंट्री कहाँ होगी, इस पर हमने डिटेल में बात की और आगे उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू उसको कैसे हैंडल किया जाएगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तौर पे. वी आल्सो एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल. यहाँ तक कि इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं इंक्लूडिंग इवन गुडविल को भी हमने बातचीत की कि जी गुडविल की क्या कास्ट होनी चाहिए, कैसे रिकॉर्ड होनी चाहिए, इमोशनल कह लें, ब्रांड वैल्यू कह लें, लोकेशन कह लें, मोनोपोली कह लें, इनकी हमने बात की कैसे इसको हैंडल करना है. वी आल्सो काउंटेड फॉर द डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. जब नेचुरल रिसोर्सेज को हैंडल कर रहे हैं तो उसके मौजू पे भी बात हुई थी हमारी कि हमने क्या चीज़ किसको कैसे लेना है. एंड वी आल्सो एक्सप्लेन्ड द कैश इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग प्लांट एसेट्स. प्लांट एसेट्स का जो कैश इफेक्ट थे उस पर भी हमने डिटेल में बात की. और फैक्टर्स इन कंप्यूटर डेप्रिसिएशन पे हमने कास्ट की बात की थी, रेजिडुअल वैल्यू की बात की थी, हमने डेप्रिसिएबल कास्ट की बात करके एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ की भी बात की थी, डिफरेंट फैक्टर्स जो हमने इंक्लूड किए थे. और इंटेंजिबल एसेट्स की भी हमने बात की थी कि इंटेंजिबल एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनकी कैसे लॉन्ग टर्म राइट्स टू अफोर्ड टू ओनर कैसे मोनोपोली के लिहाज से और दूसरा हम देखते हैं. Gentlemen, with this we finish our lecture 23. और as you all know, before finishing the lecture मैं आपसे कोई अच्छा मैसेज जरूर शेयर करता हूँ. It is self assurance and route to positivity for myself and yourself, ताकि हम एक अच्छे शहरी, एक अच्छे इंसान, अल्लाह ताला हमें तौफीक हिम्मत दे, एक तौफीक दे दे मालिक. बाकी तो हम आजिज़ लोग हैं, मेरी ज़ात ज़र्रा बेइंसाम वाली बात आ जाती है. We are what we repeatedly eat. Healthy eating then is not a एक्ट बट अ हैबिट. हमारी जो हेल्थ है उसमें गज़ा, अच्छी गज़ा खाना, दिल से खाना, हाइजेनिकली जैसे कहा गया इस्लाम में सफाई निसफ ईमान है, साफ़ सुथरी गज़ा खाना, सादा गज़ा खाना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. ये आज मुझे इसलिए ख्याल आया था कि इफ़ वी आर हेल्थ वाइज फिट देन वी आर मेंटली फिट देन वी आर फिजिकली फिट एंड वंस वी आर फिजिकली फिट वी कैन डू बेटर थिंग्स. सो वी आर व्हाट वी रिपीटेडली ईट. हेल्दी ईटिंग देन इज़ नॉट अ एक्ट, इट्स अ हैबिट. ये हैबिट है कि आप अच्छा खाएं, अच्छा रहें और अच्छे तरीके से रहने की कोशिश करें. दूसरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है बी समवन एल्स सनशाइन. बी समवन एल्स सनशाइन, किसके लिए सनशाइन हो. बी द रीजन समवन स्माइल्स टुडे. कोशिश करें कि आपके किसी के मुस्कुराने की वजह आज की डेट में बन जाए. अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो खुशियाँ बखेरें. कहते हैं खुशियाँ बखेरने से बढ़ती हैं, कम बांटने से कम होते हैं. सो लेट्स बी अ सोर्स ऑफ कंफर्ट टू दी लो पीपल. अल्लाह की मखलूक का दिल ना तोड़ें, ये अल्लाह का कबीला है. कोशिश करें कि हम अपनी हम्बल कैपेसिटी में उसके मखलूक की, अल्लाह के कबीले की जिस तरह खिदमत कर सकें साफ नीयत के साथ हमें करनी चाहिए. तो एज यूजुअल जैसे मैं हर दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हर दफ़ा पूरी मोटिवेशन से कहता हूँ, अल्लाह से भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे आपको अपने वालिदैन का ख़ास अदब करने की हिम्मत तौफीक अता फरमा दे. अल्लाह ताला मुझे और आपके कोशिश करें हम अपने वालिदैन की अच्छी तो खिदमत करें, दुआ लें और मालिक जो जो हमारे वालिदैन के दिल में वाले दुआएं या अल्लाह कबूल कर ले, उसको अच्छा रास दे दे. सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो जो मेरे दिल में दुआ है अल्लाह उसी तरह कबूल कर ले. और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जो जो आपके दिल में दुआ है कबूल कर ले.
और अल्लाह ताला मुझे, आपको, हमारे वालिदैन को और हमारे प्यारों को स्वाय अपनी ज़ात के किसी का मोहताज ना करे और हमारे दिल की दुआएं उसी तरह कबूल करे। अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, मेरा सलाम दें अपने पेरेंट्स को। मैं इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह मेरा, आपका और हम सब का हामी और नासिर हो, मालिक खालिक राज़िक, हमें किसी का मोहताज ना करे अपनी ज़ात के। तो थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी।